नमस्कार, मैं हूँ प्रीति त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सी टाइम्स। सी टाइम्स के आज द हेल्थ प्रोग्राम में हम फिर से आपके सामने लेके आए हैं डीएमआईटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर दीपा सिंह ठाकुर जी को। जैसा कि आप जानते हैं, पहले एपिसोड में हमने बताया था कि डीएमआईटी टेक्निक आखिर होती क्या है, ये किस प्रकार से वर्क करती है हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए, हमारे बच्चों के करियर के लिए, इन सब में ये किस प्रकार से हेल्पफुल होती है। इसके बाद सेकंड वाला पार्ट आपने देखा होगा, उसमें हमने आपको लर्निंग प्रोसेस बताई थी कि डीएमआईटी के थ्रू जो हमारे विशेषज्ञ होते हैं वो किस प्रकार से लर्निंग पैटर्न पे कार्य करते हैं। और आज हम फिर से एक बार चर्चा करेंगे कि इसमें हम किस प्रकार से थिंकिंग स्टाइल और मिड ब्रेन जो एक्टिवेशन होता है उसको किस प्रकार से इम्प्रूव कर सकते हैं इस टेक्निक के द्वारा। तो आइए हम बातचीत करते हैं डॉक्टर दीपा सिंह ठाकुर जी से। दीपा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम दीपा, ये बताइए कि डीएमआईटी के द्वारा थिंकिंग स्टाइल में किस प्रकार से आप लोग पता करते हैं और इसे कैसे इम्प्रूव करते हैं। देखिए, थिंकिंग स्टाइल का हमने डीएमआईटी टेस्ट के द्वारा ज्ञात तो हो गया था, वो हमको पता कर लिया था हमने जी। लेकिन अब हमको एक तो ये थिंकिंग स्टाइल होता कितने प्रकार का है और इसको हम इम्प्रूव कैसे करेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो थिंकिंग स्टाइल होती है, ये क्या जैसे हम लोगों से मिलते हैं तो उनसे जब बात करके पता कर सकते हैं क्या कि ये देख करके या एक्टिविटी के द्वारा। देखिए, आज हम प्राणी की सोच, इंसान की सोच के बारे में बिगैर उसके साइकोलॉजिकल या साइंटिफिक टेस्ट के बिना नहीं बता सकते हैं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है, किसके लिए सोच रहा है। जी, तो हमको थिंकिंग पैटर्न या थिंकिंग स्टाइल मालूम करने के लिए भी डीएमआईटी टेस्ट का ही उपयोग करना होगा। बिल्कुल। टेस्ट करने के बाद ही एक पार्ट होता है उसकी काउंसलिंग में, वही थिंकिंग पैटर्न या थिंकिंग स्टाइल क्या होती है। तो थिंकिंग स्टाइल को हम यहाँ पर इस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे कि थिंकिंग स्टाइल को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहली थिंकिंग स्टाइल है कॉग्निटिव। अच्छा जी, कॉग्निटिव। हाँ, तो इसमें क्या है कि इंसान या बच्चा अपने स्वयं के प्रयासों से ना करके जो सीखने वाला, जो जिसको बोलते हैं, अच्छा, जो खुद से सीखते हैं, देख करके, हाँ, या करके सीखते हैं। हाँ। और इस स्टाइल, थिंकिंग स्टाइल का बच्चा या कोई भी इंसान एक अपनी मान्यताओं, गूढ़ विश्वास रखता है। अच्छा, जैसे कि वो कंजर्वेटिव सोच रहती है, मतलब जो हमारे घर के बड़े पुराने लोगों ने कहा है, हाँ, सिर्फ उसी को मानना है, उसके अलावा कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये होता है कॉग्निटिव। हाँ, ये कॉग्निटिव थिंकिंग स्टाइल होती है। हाँ, और इनको हमेशा अपने मान सम्मान के लिए एकदम हाई पर ले जाना और अपना मान सम्मान इनको बहुत ही प्रिय होता है और ये हमेशा उसको बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील ही रहते हैं। तो ये हो गया हमारा एक कॉग्निटिव स्टाइल, ठीक है। और ये कभी कभी बहुत ज्यादा अभिमानी भी हो सकते हैं, प्राउडी भी हो सकते हैं कि हमने जो कहा है बस वही सच है, हाँ, और वही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो उनका कॉग्निटिव थिंकिंग में थोड़ा सा एक माइनस भी होता है और प्लस तो है ही, ठीक है। और यदि हमको यही हो जाए ज्ञात कि बच्चा किस पैटर्न की थिंकिंग रखता है, तो हम उसको थोड़ा सा, यदि बचपन से उसकी थिंकिंग पे उस पे वर्क करेंगे तो स्वाभाविक है कि उसकी थिंकिंग को हम पूरी तरीके तो नहीं, लेकिन हाँ, उसकी सोच थोड़ी सी बदल सकते हैं, चेंज कर सकेंगे, ठीक है जी। और फिर यहाँ दूसरा आता है इफेक्टिव थिंकिंग स्टाइल, ठीक है। इसमें क्या होता है, बच्चा लिसनर होता है। अच्छा, गुड लिसनर होता है, मतलब हाँ, उसमें सुनने का ज्यादा रहता है कि सुनता है कि कौन क्या कैसा कह रहा है। फिर उसके बाद वह खुद अपनी कल्पना शक्ति, सृजन शक्ति से
सुनता है वो, फिर उसको अपनी कल्पना शक्ति और अपनी सृजन शक्ति में मतलब खुद ही सोच विचार करके निर्णय लेता है। हाँ, फिर उस पर वो ज्यादातर आजकल इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि सोशल मीडिया से या आजकल संचार के जो माध्यम है उनके द्वारा बच्चा अपनी चीजों को हाँ डेवलप कर सकता है। ये हो जाता है आपका इफेक्टिव। हाँ, और इसकी एक और विशेषता है कि इस थिंकिंग स्टाइल का बच्चा कम बोलता होगा। हाँ, ज्यादातर वो सुनने पे ज्यादा यकीन रखते हैं, सुनते हैं, सबकी सुनते हैं। हाँ, बोलते मैंने जनरली देखा है जिन लोग कम बोलते हैं वो सुनते बहुत हैं, बहुत, इसीलिए कहा जाता है कि गुड लिसनर, अच्छे श्रोता होते हैं, वो बहुत ही मग्न होकर के ध्यान से बातों को सुनते हैं। बिल्कुल। अब इसके बाद आता है थिंकिंग स्टाइल रिफ्लेक्टिव। ठीक है, तो रिफ्लेक्टिव का नाम से समझ में आ रहा है कि हम स्वयं से अपना प्रयास करेंगे और हम अपनी ही चीजों पे विश्वास करेंगे, हम अपने स्टाइल में सीखेंगे और सिर्फ हम एक सिंगल रहेंगे और जिसमें से जो तारीफ होगी वो हम सिर्फ हमारी सेंट्रल अट्रैक्शन। हाँ, उनका जो सेंट्रल अट्रैक्शन उनका ज्यादा रहता है। हाँ, अट्रैक्शन गेइंग होते हैं ये, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ईगोइस्टिक भी होते हैं, इनको कह सकते हैं। जब सेंट्रल अट्रैक्शन उनमें रहता है कि मैं मतलब सबकी नजरों में मैं रहूं, तो वो प्राउडी थोड़ा सा तो रहेंगे ही, नेचर बाय नेचर। और कोई भी काम ये बहुत पहले से सोच समझ कर करते हैं, काफी इनका हाँ तो मंथन चलता है। हाँ, इनका मतलब सक्सेस होना इनका 100% नहीं तो 90% तो इनका वो है ही कंफर्म कि ये इनका 100% ये सक्सेस होंगे ही जी। फिर सोच समझ करके विचार करके काफी समय ले करके फिर काम करते हैं। अब लास्ट थिंकिंग स्टाइल हमारी है रिवर्स। जैसा कि आप को नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा, आदान प्रदान वाला। हाँ, तो इसमें भी यही है कि इनको ना ये रिस्क लेने में ज्यादा बिलीव करते हैं, रिस्क फैक्टर लेके चलते हैं। हाँ, कि हम एक जॉब करके दूसरे जॉब को ना उस पर जंप मारेंगे, ये करेंगे, मैं जहाँ ग्रोथ मिलती जाती है स्विच ओवर करते जाते हैं। तो ये स्टाइल अब हम यहीं पर एक बच्चों का, यदि हम अपने बच्चों की थिंकिंग पैटर्न समझ जाते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए जैसे बच्चे को बहुत ही ज्यादा हमने जैसे ये जो हम बता रहे हैं अभी रिवर्स, तो इसमें क्या होता है कि बच्चे उल्टा सोचते हैं, तर्क वितर्क करते हैं और गर्मा गर्मी की बहस करते हैं क्योंकि उनको ये रहता है कि मैं अपने आप को ही सच साबित करूं और मैं ही दूसरों की नजरों में एकदम दिखता रहूं। हाँ, तो ये तो हमको आज यदि हमारे बच्चे के बारे में यदि हमको ये मालूम है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि रिस्क यदि उसको लेने की क्षमता बहुत है ना, तो हम उसको इतना रिस्क लेने के लिए आज हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ठीक है, उसको मोल्ड कर सकते हैं। हाँ, तो गलत वे में ना जाकर के उसको अपन को मोल्ड करना अच्छी जगह, जो उसकी एनर्जी है करियर के लिए उसको मोल्ड कर सकते हैं। और दूसरा, यदि हमको ये भी नॉलेज है कि हमारे बच्चे के अंदर बहस करने की, भाई तो ये उसकी गलती तो है नहीं, है ना, लेकिन चूंकि अब उसकी थिंकिंग पैटर्न में ही यही सब है कि वो बहस करेगा, तो हम उसको अननेसेसरी नहीं पिंच करेंगे, उसको उकसाएंगे नहीं, ठीक है ना। चार लोगों के बीच में या घर में पेरेंट्स के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ उसको थोड़ा सा ऐसे कि नहीं बस अब यदि ये यहाँ पर हाइपर होने वाला बहस करने वाले हैं, तो वहाँ पर अपन बस उसको उस चीज को वहाँ बंद कर दिया जाए और हम किस और चीज को लेके टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं। तो टॉपिक चेंज कर दिया जाए। तो ये था हमारा थिंकिंग स्टाइल या थिंकिंग पैटर्न। जैसा कि दीपा मैम आपने बताया था लास्ट टाइम कि ब्रेन में 2 पार्ट्स होते हैं,
एक होता है राइट और एक होता है लेफ्ट, और दोनों ब्रेन के जो पार्ट्स डिवाइडेड होते हैं, इनमें 5-5 लूप पाए जाते हैं जो कि हमारे फिंगरप्रिंट से रिलेटेड होते हैं। जी जी 5 इस ब्रेन से, 5 इस ब्रेन से, लूप से मतलब ये कनेक्टेड रहते हैं। और इसमें आपने बताया था कि 1200 से लेकर के 1400 करोड़ न्यूरॉन्स जो होते हैं ये वर्क करते हैं। ठीक है, तो आप एक बात बताइए मुझे कि डीएमआईटी के द्वारा आप कैसे पता लगाते हैं ब्रेन की वीकनेस और उसकी स्ट्रेंथ के बारे में? देखिए, ब्रेन की वीकनेस और स्ट्रेंथ तो हमको ज्ञात हो गई है। हमने डीएमआईटी टेस्ट कर चुके हैं, तो ये आपको फिंगरप्रिंट से पता चल गया है हमको। तो इसमें फिंगरप्रिंट आप एक फिंगर का लेते हैं कि ये पूरे 10 फिंगर्स के लेते हैं? हमको 10 फिंगर्स के 30 प्रिंट होते हैं। 30 प्रिंट्स होते हैं। एक फिंगर के 3 प्रिंट्स होते हैं। अच्छा। लेफ्ट, राइट और सेंटर, ऐसे करके लेफ्ट, है ना, ये सेंट्रल हो गया। इसको लेफ्ट में भी मोल्ड करेंगे, इसको राइट में भी मोल्ड करेंगे। अच्छा, ऐसे करके हैं। हाँ, तो ये हमारा 10 फिंगर्स का 30 प्रिंट होते हैं। फिर हम इन प्रिंट्स को अपने सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करके या डालकर उसको हम एनालिसिस करते हैं। अच्छा। तो हमको ज्ञात हो गया कि बच्चे की थिंकिंग पैटर्न क्या है, बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, लर्निंग प्रोसेस क्या है। हाँ, तो ये सब हमको ज्ञात हो गया। अब हम इसको मान लीजिए कि यदि लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन के दोनों के बीच का अंतर 7% से अधिक आता है। अच्छा। तो फिर हमको अपनी मिड ब्रेन एक्टिवेशन की प्रोसेस चालू करनी हो यहाँ से। ठीक है। अच्छा। यहाँ हमको कम से कम 10 सेशन उस बच्चे के करने पड़ेंगे। उस बच्चे को सेशन में 1-1 घंटे की क्लास दी जाएगी। अच्छा। अब वो क्लास है, ये बहुत विस्तृत सब्जेक्ट है कि हम क्या करते हैं। ये तभी पता चलेगा जब उसके फिंगरप्रिंट्स अपन लेते हैं। हाँ, और तभी पता चलता है कि उसको कितने सेशन लगने हैं बच्चे को। हाँ, और फिर ये क्या है, आज के वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिकों के शोध के बाद जो मिड ब्रेन एक्टिवेशन का एक सूक्ष्म रूप हमको उपलब्ध है। जी देखिए, जो साइकोलॉजिस्ट थे या जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो रिसर्च किया था उसमें से एक छोटा सा सूक्ष्म सा रूप हमारे पास उपलब्ध है। तो जिसको कि हम कहते हैं मिड ब्रेन एक्टिवेशन। ठीक है जी। तो मिड ब्रेन एक्टिवेशन का में ऐसी कोई भी बुराई नहीं है या ऐसी कोई परेशानी नहीं है जो आपकी बॉडी पर कोई साइड इफेक्ट होगा। इससे सिर्फ क्योंकि इसमें कोई मेडिसिन वगैरह तो यूज नहीं कर रहे, कोई ऐसी चीज यूज नहीं कर रहे हैं। इसमें सिर्फ योगा और आईज की जो एक्सरसाइज है, वही किया जाता है, और कुछ म्यूजिक से रिलेटेड एक्सरसाइज होती हैं। डॉक्टर दीपा, मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगी कि जो आप लोग मतलब डीएमआईटी का रेशियो देखते हैं वो कैसा रहता है? लेफ्ट ब्रेन में कितना रहता है, राइट में कितना रहता है? दोनों 50-50 रहते हैं? हाँ, मतलब एक सामान्य के लिए मैंने वही बताया कि यदि 7% से ज्यादा दोनों में डिफरेंस है। मान लीजिए एक में राइट में 55% है और लेफ्ट में 45%। तो दोनों में 10 का डिफरेंस हो गया। 10 का डिफरेंस हो गया। तो यहाँ हमको मिड ब्रेन एक्टिवेशन की क्लासेस उसकी चालू करनी होंगी, या 10 सेशन जो हैं वो हमको लेने होंगे। ठीक है। अच्छा। देखिए, मिड ब्रेन एक्टिवेशन से ना तो कोई नुकसान है ना ही कोई साइड इफेक्ट है, क्योंकि जो बच्चों की 15 साल तक के बच्चों की जो पीनियल ग्लैंड है के द्वारा जो हार्मोन्स रिलीज होता है वो 120 ml होता है। अच्छा। ठीक है। हाँ। तो हमको इस मिड ब्रेन एक्टिवेशन में इसका स्तर बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता है। अच्छा। ठीक है। क्योंकि ना तो हम उनको दवाई दे रहे हैं, ना हम उसको कोई इंजेक्शन दे रहे हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं। एक्सरसाइज हम देखिए, योगा करते हैं, बिल्कुल, जिम जाते हैं,
हमारे नई समय में, जनरेशन हाँ नहीं, हमारे समय में सैटरडे के सैटरडे योगा रहता, पीटी पीटी रहती होती थी, थी, बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है ना। तो ये कई चला आ रहा है पुराने समय से। सिर्फ इसको जो कुछ था, जैसे वैदिक है अपना, तो बस उसको ना आज के समय में या आज के 20 साल पुराना कहें, उस इन सब चीजों को ना ये कह के उसको वो कर दिया गया था कि नहीं 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 नहीं, ये तो पुरानी चीजें हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, ये रूढ़िवादी चीजें हैं, बिल्कुल। इनसे कोई फायदा नहीं है, फायदा नहीं। ठीक है। ये सब कुछ वही है। आज कई जो हमारी पद्धतियां हैं, चीन में आज भी वह है, जापान है, चीन है, ताइवान है, इंडोनेशिया है, ठीक है ना, हांगकांग है, यहाँ सब जगह आप सेमिनार सब वगैरह में जाते बिल्कुल, हैं, वर्कशॉप में जाते आप हैं। वहाँ देखिए, हाँ, आज यहाँ यदि आपको प्रणाम नमस्ते कहा जाता था कुछ समय पहले, तो आपको ये कहा जाता था, ये देखो गवार है, हाँ जो ना नमस्ते करते हैं, बिल्कुल, हाय हेलो नहीं करते। हाँ, हाय हेलो करना एक हमारी मॉडर्निटी का संकेत है कि भाई हाँ ये बहुत मॉडर्न है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। आज हम ब्रेन के ऊपर भी वर्क वही कर रहे हैं, बैठ के गायत्री मंत्र करना, एक आसन में बैठना, शवासन में बैठना, अनुलोम विलोम करना, योगा करना। इससे आपको बताइए कहीं कोई नुकसान है? आज तक आपने कभी सुना है कि इनसे कभी नुकसान होता है बॉडी को? नहीं, लेकिन आजकल की जनरेशन जिम पे ज्यादा प्रभावित है। जिम जाते हैं, दुबले पतले हैं तो जिम जाना है, मोटे हो गए तो जिम जाना है। आप वहाँ भी देखिए, और सारे सब्सटेंस ही यूज करते हैं खाने तो के लिए भी। वहाँ पर वो जिम पर विश्वास नहीं है उनको, उनको है टेक्नोलॉजी पर, वहाँ की मशीनरीज पर, है ना। तो जब आज हम उनको ये कहेंगे कि हम आपका आप चलो साइकोलॉजिस्ट के पास या काउंसलर के पास, तो वो कहेंगे क्यों, काउंसलर के पास क्यों जाना है मेरे को। और यदि हम उनको ये कह के बोला जाए कि चलिए हम आपका एक सॉफ्टवेयर से या साइंटिफिक मशीनरी से, हाँ, यदि हम करें तो वो उतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे चीजों में। नहीं, वो इंटरेस्ट मतलब यदि मशीनरीज और साइंटिफिक चीजें हैं तो वो जरूर लेंगे। लेकिन आप कहेंगे कि चलिए 1 घंटे का योगा करना है या सूर्य नमस्कार है तो घर में कर लो, नहीं करेंगे। उनको भी एक एक्साइटमेंट चाहिए, है ना। उनको एक्साइटेड कैसे करेंगे, तो हमको नई नई चीजें इजाद करनी है, नई आज ये इस जो जनरेशन के लोग हैं, 2000 के जो बच्चे हैं, 21वीं सदी के, आज वो ये करेंगे। 10 साल बाद यही चीज वहां पुरानी हो जाएगी, फिर वो इस चीज को वहां ले जाएंगे, उनको समझाएंगे, अपने बच्चों को बताएंगे, है वही पुरानी चीज, सिर्फ उसका मॉडिफिकेशन जो मॉडिफाई करके टेक्नोलॉजी यूज करके हम उस टेस्ट का यूज करते हैं। हम साइकोलॉजी टेस्ट वही होते हैं जो हमारे प्रिंटेड होते थे, उनको पढ़ना है, उनको टिक मार्क करना है और फिर मैनुअल में से देख के हमें उनको रिजल्ट देना है। साइकोलॉजिकल टेस्ट ऐसे ही होते थे, है ना। तो आजकल कुछ साइकोलॉजिस्ट तो ऐसा भी कहते हैं जो नहीं इस चीज को मानना चाहते हैं, जो पद्धति या जिसको परिवर्तन या चेंजेस पसंद नहीं है, वो ये कहते हैं कि नहीं ये इससे क्या होगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, और जिसने परिवर्तन स्वीकार किया वही आगे चलता है। बिल्कुल, नहीं तो बिल्कुल नहीं चलता, क्योंकि प्रकृति का नियम ही है परिवर्तन। बिल्कुल, आप देख लें कि जो प्रकृति के अनुसार नहीं चला है वो नहीं रहा है। तो चेंजेस को स्वीकार कीजिए, बिल्कुल, और स्वीकार के साथ साथ अच्छी चीजों को अपन ग्रहण करें, एक्सेप्ट करें। और बुरी चीजें भी हर किसी को, हर कोई भी चीज, एक चीज किसी को कम अच्छी है, किसी को ज्यादा अच्छी है, ठीक है। हम बुरा नहीं कह सकते, लेकिन कम अच्छा हो, ज्यादा अच्छा, हर चीज की अच्छाई बुराई दोनों होती है, प्लस माइनस होता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर हमको ये भी देखना है कि जब रॉबर्ट स्पियर ने मॉडल के आधार पर मिडब्रेन एक्टिवेशन को इजाद किया था, तो
कुछ जागरूक लोगों ने, ठीक है, कुछ जागरूक लोगों ने वर्कशॉप के साथ में बच्चों को सिखाने का कार्य शुरू किया था। अच्छा। तो उन्होंने 6 क्लासेस में ही, ठीक है, अब 6 क्लासेस कैसे होते हैं, वीकली होते हैं, क्योंकि हाँ रेगुलर नहीं होती इसकी क्लासेस, नहीं, वीकली ही होते हैं। तो 6 क्लासेस में ही, तो इन्होंने क्या किया था कि उसको वीकली ना करके उसको वीक में 2 क्लासेस करी थी, क्योंकि इनको एक वो देखना था कि वाकई में ये सक्सेस है, इफेक्टिव है कि नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो 6 क्लासेस में ही बच्चे में इतने अच्छे रिजल्ट आए थे कि उन्होंने उसके पहले ही, मतलब उस 10 सेशन के पहले ही इसको एकदम परफेक्ट 100% उस पे सील कर दिया था। हाँ, ठीक है। और फिर इसी अभ्यास से ही चीन, जापान, ताइवान में इन्होंने प्रभावशाली बच्चों को, टीनेजर्स को तैयार किया उनको, ठीक है ना। उसमें हम आज सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारा एशियन गेम्स और ओलंपिक, बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल। तो ये एक बहुत ही अच्छा, ओलंपिक में अब जाकर के भारत बहुत काफी कुछ जीतने लगा है। अभी तो पहले देखा जाए तो सिर्फ बाहर विदेश के ही सबसे ज्यादा आते थे, नीचे से भारत को ढूंढा जाता था, नीचे से ढूंढा, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो लेकिन अब हमारी भारत की स्थिति नहीं, और हमारे काफी ओलंपिक्स में काफी मेडल, गोल्ड मेडल लेकर के आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी। तो हमारा मिड ब्रेन एक्टिवेशन जो है, उसके लिए हमको कई ऐसे एक्सरसाइज है जो सुनने से रिलेटेड है, जो देखने से रिलेटेड है, जो मूव से रिलेटेड है, तो वो हमको बहुत इफेक्टिव है जी। क्या मिड ब्रेन एक्टिवेशन सभी बच्चों में हो सकता है? देखिए, DMIT तो हर किसी में हम कर सकते हैं, ठीक है। और मिड ब्रेन एक्टिवेशन में भी हमको कोई बुराई नहीं है करने में, लेकिन जो 15 साल तक के बच्चे में मेलाटोनिन नाम का हार्मोन्स जो 120 PG या ml होता है ना, वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। उससे बच्चा जल्दी सीखता है जी, बच्चे में ज्यादा चेंजेस दिखते हैं, ठीक है। तो 15 साल तक के बच्चे में 80 मतलब 80-90% हम 80% बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे बड़े बच्चों में फिर थोड़ा सा वो जो रेशो है वो थोड़ा कम होता है और वो धीमा होता है जी, ऐसा एक वो है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन में 15 साल तक के, लेकिन हाँ रिजल्ट में दोनों में डिफरेंस है। दीपा मैम, ये बताइए कि इससे क्या बच्चों में कोई साइड इफेक्ट होता है? बिल्कुल नहीं, जैसा कि अभी भी मैंने आपको पहले भी बोला है कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन में किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जो इसका हार्मोन्स स्तर है उसके किसी भी स्तर को हार्मोन्स के छेड़छाड़ नहीं की जाती है जी, ठीक है। अतः इससे किसी भी बच्चे को कोई साइड इफेक्ट, कोई भी प्रकार का कोई हानि, कोई भी नेगेटिव सिम्टम्स नहीं होंगे, नहीं होते जी जी। तो इस तरीके से, क्योंकि हम यहाँ पर इंटरनल कुछ भी इंजेक्ट नहीं कर रहे हैं ना मेडिसिन के तौर पे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ना हम इंजेक्शन या किसी भी प्रकार की चीजों का उपयोग नहीं कर रहे हैं। सिर्फ ब्रेन की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए योगा वगैरह का अपन सहारा लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दीपा मैम, ये बताइए, आजकल जो बच्चे ग्रुप स्टडी करते हैं जी, क्या वास्तव में इफेक्टिव होती है? देखिए, क्योंकि आजकल मोस्टली बच्चे कहते हैं कि हम ग्रुप स्टडी कर रहे हैं। देखिए, हम इसको पूरी तरीके से डिनाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी, तो ना ही हम इसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट ही कर सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ आता है लर्निंग पैटर्न। मान लीजिए 4 बच्चे हैं, चारों ग्रुप स्टडी के लिए उन्होंने
प्लान किया हुआ है और वो ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें से हो सकता है कि 3 बच्चे बहुत अच्छा स्टडी करने वाले, पढ़ने वाले बच्चे बिल्कुल, वो और एक डिस्टर्ब करने वाला नहीं, वो उसको ग्रुप में समझ में ही ना आ रहा हो, वो अपने आप को ऐसा लग रहा हो कि यार ये तीनों तो हमको मैं इन तीनों के सामने ऐसा लग रहा हूँ मुझे छोड़ दिया इन्होंने, या इस तरीके से कुछ भी। तो यहाँ ना उन 3 की गलती है और ना उस एक अकेले की गलती है, यहाँ इनकी लर्निंग पैटर्न का डिफरेंस है। अच्छा, ठीक है जी। हो सकता है कि उस चौथे बच्चे को का लर्निंग पैटर्न ना ऑडिटरी हो और ना काइनेस्थेटिक हो, ठीक है ना जी। तो कुछ भी हो सकता है। तो ग्रुप स्टडी को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं पूरी तरीके से, ठीक है जी। ठीक है, और इसलिए ग्रुप स्टडी में भी बच्चे सीखते हैं और करते हैं जी। तो ये जो मिड ब्रेन एक्टिवेशन होता है, सामान्यतः इसके क्या क्या लाभ होते हैं? देखिए, मिड ब्रेन एक्टिवेशन के तो ढेरों बेनिफिट है, उसके बहुत सारे लाभ हैं, हानि तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, चलिए हमने करवा दिया, मान लीजिए बच्चे को कुछ भी फायदा नहीं हुआ, ऐसा होता नहीं है, लेकिन एक सेकंड के लिए हम इस चीज को मान लेते हैं, ठीक है, तो उसका कोई नुकसान नहीं होने वाला है ना, लेकिन फायदा उसके इतने हैं कि उसकी कुछ नहीं होगा ना, तो उसकी मेमोरी, उसकी प्रेजेंटेशन, उसकी कंसंट्रेशन की जो क्षमता है वो, ठीक है जी। इसके मिड ब्रेन एक्टिवेशन को के 7 पैटर्न की जांच एकदम से सही है, मतलब जिसको कि आज हमको करियर के लिए जो जरूरी है, हाँ जरूरी है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ आता है कि कंसंट्रेशन की में वृद्धि करना, ठीक है, मतलब हमें बच्चे की एकाग्रता फोकस करना है हमको उनके कंसंट्रेशन पे, बिल्कुल कंसंट्रेशन ही सब कुछ है। यदि बच्चा एक सिटिंग में 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे या उससे कहीं ज्यादा बैठता है, इसका मतलब है कि बच्चा 100% कंसंट्रेट है अपनी पढ़ाई के प्रति, अपने करियर के प्रति, ठीक है। लेकिन तो फिर इसी प्रकार से हम इसकी जो मापन क्षमता है, या हम इसको कैसे चेक करेंगे, हाँ। इसका कोई मैनुअल तो है नहीं है, हाँ। ठीक है, तो हम इसको ऐसे, जैसे मान लीजिए बच्चा 1 घंटे पढ़ता है तो हम उसको 1 नंबर देंगे, 2 घंटे पढ़ता है तो हम उसको 2 नंबर देंगे, 3 घंटे पढ़ता है तो उसको 3 घंटे देते हैं, और 3 घंटे से वो ज्यादा घंटे पढ़ता है तो हम उसको 4 नंबर देंगे। 4 नंबर मतलब उसका एकदम हायर लेवल आ गया, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो हम बच्चे की एकाग्रता पर वृद्धि होती है उसमें, उसके कंसंट्रेशन पे, कंसंट्रेशन एकदम सबसे आपको नजर आएगा वहीं पर रिजल्ट उसका, कि हमारा बच्चा 1 घंटे, आधा घंटे भी नहीं जहाँ बैठता था, यदि वो 1 घंटे भी बैठ रहा है तो कंसंट्रेशन उसकी बहुत ही अच्छी हो रही है, हाँ, बहुत अच्छी है जी। दूसरा आता है कि उसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस, है ना जी। सेल्फ कॉन्फिडेंस यदि उसमें पुटअप हो रहा है, यदि आत्मविश्वास में उसकी वृद्धि हो रही है, अब बच्चे का आत्मविश्वास कैसे समझें, हाँ आप कैसे समझेंगे उसको, मतलब इस चीज में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, बिल्कुल। तो बच्चा, जैसे आप बच्चे छोटे होते हैं, कई बच्चे होते हैं जो बेधड़क किसी के भी सामने आप पोयम सुनाने को बोल दीजिए, वो बोल देंगे, स्टेज पे खड़ा कर दीजिए, हेजिटेशन नहीं होती, बिल्कुल। किसी से भी सामने कहीं भी ले जाओ, खड़ा कर दो, वो फ्लुएंसी में बोल लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो यहाँ यही बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ये कि भाई हमको कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है ना, ये दोनों 4 लोगों के सामने हम अपने आप को कैसे प्रेजेंट करेंगे, स्टेज पे हम कैसे परफॉर्म करेंगे, ठीक है,
तो ये है हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस। बिल्कुल। और सेल्फ स्टडी, हम स्कूल से पढ़ के आए हैं, हमको मम्मी कोचिंग की जरूरत नहीं है। कई बच्चे बोलते हैं, हाँ, कि हम सेल्फ स्टडी पेरेंट्स आजकल बोलते ही हैं कि भाई ट्यूशन लगा दे रहे हैं, तो बच्चे बोलेंगे कि नहीं मम्मा मैं तो पढ़ लूंगा, मैं पढ़ लूंगी, मैं खुद से कर लूंगी। बिल्कुल। तो ये है हम उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, है ना। तो यदि बच्चे में कॉन्फिडेंस आ रहा है तो वही बच्चा आगे सेल्फ कॉन्फिडेंस में भी उन्नति करेगा, ठीक है ना। तो ये हम 2 स्टेप इसके पार कर गए हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड आता है कि लंबे समय तक बच्चे को याद कैसे रहेगा। हाँ, ठीक है। नहीं तो ये कहते हैं ना, आगे आगे पार्ट और पीछे सपाट, मतलब अपन आगे आगे तो लर्न करते जाते हैं लेकिन पीछे का सारा टॉपिक जो रहता है वो हम भूल जाते हैं। बिल्कुल। तो हमको लंबे समय तक बच्चे को कोई भी एक टॉपिक सब्जेक्ट कैसे लर्न रहेगा। आज हम नीट या JEE देते हैं, बच्चे 11th-12th का भी कैसे वो 11th का पढ़ा हुआ नीट में परफॉर्म करेंगे, होता है ना। तो इन बच्चों के लिए लंबे समय तक जो कहते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है ना, उसमें भी हम उन्नति करेंगे, उसमें भी वृद्धि होगी। तो ये सिर्फ बच्चों के लिए ही है कि बड़ों के लिए भी? नहीं, मैं अभी यहाँ पर मैंने बताया ना कि जो इनकी पीनियल ग्लैंड है, है ना, वो 15 साल तक के बच्चों की ही एक्टिव होती है। अच्छा, ठीक है। उसमें से जो हार्मोन्स रिलीज होता है वो एक समय का, हाँ, लेकिन हम इसको बड़े बच्चों के साथ भी कर सकते हैं, उनकी मेमोरी सॉल्व हो जाएगी। जैसे कहते हैं ना कि जैसे जैसे एज बढ़ती है, हाँ, तो मेमोरी आपकी कम होती जाती तो है, वो कम ना हो, हाँ, तो उसको मेंटेन रख सकते हैं ना। मिड ब्रेन एक्टिवेशन से हम मतलब ये सिर्फ बच्चों तक के लिए नहीं है, हम बड़ों के लिए भी है, बूढ़ों के लिए भी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम 15 साल का बच्चा तो देगा नहीं, हाँ, है ना। 18+ ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ही किया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी। तो भाई हमको UPSC PSC में सिलेक्ट होना है जिन बच्चों को, तो वो अपना मेमोरी का जो स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कि हमारे जो सेंसेस होते हैं, जो 6 सेंस होता है, जो इंद्रियां होती हैं हमारी, हाँ, इंद्रियां होती हैं, फिर छठी इंद्रिय होती है हाँ जी। तो उससे भी उसको भी हम बढ़ा सकते हैं इसके द्वारा। हाँ, 6 इंद्रियां आपने आप टीवी वगैरह में देखा होगा कि बच्चे स्मेल करके, है ना, ब्लाइंड फोल्ड करके, इसका लास्ट स्टेज है। मैं उसको लास्ट में, मैं उसको अभी बोलना नहीं चाह रही थी, वो लास्ट स्टेज है। मिड ब्रेन एक्टिवेशन की लास्ट स्टेज है ब्लाइंड फोल्ड करके जागृत करते हैं बच्चे। हाँ। मैं बताऊं आपको, आपने देखा है नहीं देखा है, बट मैंने देखा है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, इस टेक्निक के द्वारा उनको सिखाया जाता है, पूरा जो रूम रहता है वो ब्लैकआउट होता है, उन पे ब्लाइंड फोल्ड दिया जाता है। उसके बाद उन बच्चों को कोई सा भी कलर आप रख दें, बच्चे बता देते हैं कि ये कौन सा कलर है। इवन मैंने ये भी देखा है कि पेपर या बुक्स वगैरह रख देते हैं तो वो टच करके रीड भी कर लेते हैं। नोट जो होते हैं, कितने का नोट है, 100 का है, 10 का है, 50 का है, वो स्मेल करके आपको बता देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो हमारी छठी इंद्रिय है ना जी, उसको मेंटेन करके ना हम अपनी लाइफ में कई चीजों को पूर्व अनुमान से, ठीक है, ज्ञात कर सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है। तो ये यहाँ तक हमारा ये होता है कि मिड ब्रेन की ये जो छठी इंद्री है ना, ये हमारा चौथा स्टेप होता है जी। अब हमको देखिए, हमको सबसे पहले फिर इसके बाद हमको डिसिप्लिन, अनुशासन, हाँ, बच्चे डिसिप्लिन में जीना सीख लेते हैं। उनको जो इंटरेस्ट में नहीं है, डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं है, डिसिप्लिन में रहना ही नहीं चाहते हैं। उठना है, लेट नाइट सोना है, लेट मॉर्निंग उठना है,
और मतलब सब चीज अस्त व्यस्त अस्त-व्यस्त रहती है उनकी, बिल्कुल। ये तो अब रह ही नहीं गया है कि डिसिप्लिन में बच्चे रहते हैं। हाँ, जब हमारा मस्तिष्क, अभी मैं आपको ये बताऊं, हमारा खान पान, बच्चे पिज्जा बर्गर जितने भी फास्ट फूड हैं सब लेते हैं, बिल्कुल। तो हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, सब सब डिस्टर्ब होता है। बायोलॉजिकल क्लॉक ही डिस्टर्ब है बिल्कुल। हमारी, क्योंकि हम रात को जग रहे हैं और दिन में सो रहे हैं। वो जो हमारे बॉडी में जो 7 चक्रास होते हैं, उनको हम कैसे जागृत करते हैं, सारी पद्धतियों का ही सब कुछ एक ही वो है, ठीक है ना। तो यहाँ हम छठी इंद्रिय को यही छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर हम यहाँ पे आते हैं कि बच्चे को डिसिप्लिन, बच्चा एकदम डिसिप्लिन में 5 बजे उठना, नहाना, फ्रेश होना, अपना जो भी मेडिटेशन है, योगा है, मंत्र है, अपनी प्रार्थना है, पूजा पाठ है, जो भी है, एक बच्चे में अनुशासन आ जाता है, ठीक है, यदि आप उनको करवाते रहते हैं, शुरू से करवाते बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और नहीं, ये देखिए कई बार ऐसा होता है कि हर घर में, चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो, वो हर घर में पूजा पाठ, प्रार्थना सब कुछ होता अपने पेरेंट्स पहले से ही, लेकिन फिर बीच में क्या होता है, बच्चे जब टीनेजर में आते हैं, एज में आते हैं, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेकिन फिर हम उनको कुछ समय बाद वो फिर भूले भटके कहते हैं ना, एक स्टेज के बाद सारी चीजें उनको ज्ञान हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। वो अपने टीनेजर में थोड़ा सा हार्मोन्स प्रॉब्लम के वजह में या हार्मोन डिसबैलेंस के, हाँ बस माहौल भी होता है, फ्रेंड सर्किल का उस समय इम्पैक्ट और इफेक्ट बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। तो उस समय पेरेंटिंग इफेक्ट तो ज्यादा रहता ही नहीं है। फिर इसके बाद हमारा 6 जो वो पॉइंट है, वो आता है थैंकफुल का, ठीक है, जो बिल्कुल नहीं है। कि बच्चे हमारी अपने अंदर की एनर्जी को, है ना जी, कि अपनी अंदर की एनर्जी से कैसे हमने उनके अंदर एक आग जला दी है, एक एनर्जी उनके अंदर डेवलप कर दी है, ठीक है। अब उसको वो कैसे सही डायरेक्शन में उसका उपयोग करेंगे, तो ये यहाँ आता है कि हम हर किसी के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के प्रति कृतज्ञता, अपने दोस्तों के प्रति थैंकफुल हो, अपने टीचर्स के प्रति हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। आजकल बच्चों को यही कहा जाता है कि बच्चे सुनते नहीं हैं, मानते नहीं हैं या रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पहले की अपेक्षा और आज के बच्चों में देखा जाए, ये एक तो टीचर्स के प्रति, पेरेंट्स के प्रति उतना नहीं रह गया रिस्पेक्ट, बिल्कुल। तो हम आज हम भी बिल्कुल भी इस तरीके से हम ये अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं कि ये आधुनिकता में हम बच्चे बिगड़ गए हैं या अपनी नहीं, हम अपनी पेरेंटिंग पर कोई भी सवाल नहीं या शक नहीं करेंगे। हम अपनी कोशिश को कभी भी कम नहीं करेंगे। हम पेरेंट्स की कोशिश है बच्चों की अच्छी परवरिश, अच्छा कैरियर, ठीक है, सही दिशा में कैरियर, तो क्योंकि बच्चे ही हमारा भविष्य है और हमारे देश का भविष्य है। तो देश पर लड़ने वाला सैनिक ही सोल्जर ही देश की रक्षा नहीं करता है ना। हम भी यहाँ माएँ भी देश के भविष्य को गढ़ रही हैं, उनको बुन रही हैं, बना रही हैं। तो हम चाहेंगे कि DMIT मिड ब्रेन एक्टिवेशन के से हर बच्चे का, हर कैरियर, हर पेरेंट्स को इसकी जानकारी हो, वो अपने बच्चों को सही दिशा दें। बिल्कुल। आज साइंस, जैसे मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि साइंस ने इतना ज्यादा आगे बढ़ चुकी है कि हमको हर चीज की फैसिलिटी है। हम पेट में ये भी जान सकते हैं कि बच्चे में कौन सा ऑर्गन डेवलप हो रहा है, नहीं हो रहा है, किस प्रकार की कमी है, तो हम उस बच्चे को आगे कंटिन्यू करें, नहीं करें। बिल्कुल। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम उस चीज को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से ब्रेन मैपिंग DMIT एक ऐसी टेक्निक है जिससे कि बच्चों के हम भविष्य का, उनके कैरियर का, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे,
और कहाँ पर वीक है, कहाँ पर स्ट्रांग है, उन चीजों के बारे में पता लगा सकते हैं अपने विशेषज्ञ के द्वारा। तो क्यों ना हम उन सभी चीजों की फैसिलिटी लें, उन सभी का उपयोग करके देखें, जिससे कि हमारे बच्चों का भविष्य बने, वो आगे जाए, उस पर हम कार्य करें। एज अ पेरेंट्स, माता पिता सभी लोग यही चाहते हैं कि उनके बच्चे बहुत आगे जाए और बहुत ही अच्छा करें। तो हम अगले बुधवार मंगलवार सॉरी अगले मंगलवार इसी दिन इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी डॉक्टर दीपा के साथ, और अधिक जानकारी लेंगे डीएमआईटी के बारे में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हमारे साथ जुड़े रहे।